वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और हम देखेंगे आज मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मौर्य वंश की टाइमलाइन जो है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था और उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो देखिए, इसके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व और इन्हीं के पौत्र जो हैं वो हैं अशोक, जिनको भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक मौर्य वंश के हैं बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और राज चिन्ह मयूर। सर्वप्रथम ग्रूनबेडेल ने मयूर की आकृति लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर देखी थी और उन्होंने इसको मौर्यों का राज चिन्ह बताया था। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इनका राज्य चिन्ह मयूर था और ग्रूनबेडेल ने सबसे पहले बताया था कि ये मौर्यों का राज्य चिन्ह है। अब देखते हैं मौर्यों के इतिहास के स्रोत। तो देखिए, किसी भी इतिहास के देखिए दो भागों में उनको बांटा गया है। एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं कि उस समय जो भी चीज़ें लिखी पढ़ी गई हों उनको साहित्य के फॉर्म में कहीं पे लिख करके वो रखा गया हो, और दूसरा पुरातात्विक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मौर्य इतिहास का साहित्यिक स्रोत। तो इसमें है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और इस पे घुंडीराज की टीका, मेगस्थनीज की इंडिका, कुछ बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विष्णु पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख मिलता है और इसी के दो समकालीन साहित्य हैं। अहनारुर, इसके लेखक मामूलनार रुद्र शर्मन हैं। इसमें नंद एवं मौर्यों का उल्लेख मिलता है। और दूसरा है परडार, इसके लेखक हैं कपिलर। इसमें भी मौर्यों का उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र की बृहत्थामंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर, ये दोनों कश्मीर के लेखक हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये मौर्य इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं। इसमें मौर्य इतिहास का वर्णन किया गया है विभिन्न लेखकों द्वारा। आगे हम बढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे यानी अभिलेख। तो देखिए, अशोक के लगभग 40 अभिलेख हैं। रुद्रदामन का सौराष्ट्र प्रांत में स्थित जूनागढ़ अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त का एक साथ उल्लेख मिलता है। रुद्रदमन का सौगौरा लेख, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ये संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो कि ताम्रपत्र पर है, सौगौरा। आगे महास्थान पाषाण लेख, तो 1931 में बांग्लादेश के बोगरा जिले से यह शिलालेख प्राप्त हुआ था और मौर्य काल में महास्थान का नाम पुंड्रुनगर था। यह लेख भी अन्नागार का उल्लेख करता है। फिर नवीन पुरातात्विक स्रोत क्या है? तक्षशिला में स्थित भीरा, रोपड़ से प्राप्त एक मुहर पर मौर्यकालीन ब्रह्मलिपि, गंगा मैदान में स्थित भीटा से प्राप्त मौर्यकालीन किलाबंद नगर, श्रेणी भवन, पूर्वी भारत के महास्थान गढ़ बांग्लादेश से प्राप्त अशोक के ब्राह्मी लेख, बानगढ़ चंद्रकेतुगढ़ की मिट्टी की चहर दीवारी, उड़ीसा में शिशुपालगढ़, दक्षिण में सन्नति, कोंडापुर, माधवपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियाँ, ये सभी मौर्य काल की हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बांग्लादेश वाला महास्थान पाषाण लेख, केवल एक ताम्रपत्र पर लिखित अभिलेख है सौगौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में एक साथ उल्लेख मिलता है सिर्फ रुद्रादमन का सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे याद करके रखे रहिएगा। आगे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो देखिए,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इम्पॉर्टेंट तो ये है, हम आगे देखेंगे। तो मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं, और कौटिल्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? विष्णुगुप्त और चाणक्य। अर्थशास्त्र, राजनीति, लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 अधिकरण हैं, तो भाग हैं, मतलब अर्थशास्त्र की बात हो रही है। 180 प्रकरण यानी उपभाग हैं और 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखी गई है और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसको प्रकाशित किया था। तो देखिए, तीर्थ और अर्थ देखते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ट्री, कमिश्नर, व्यवहारिक, मुख्य न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, कर्णक, लेखक, पौर, नगर का कोतवाल। ठीक है, ये सभी टर्मिनोलॉजी ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। फिर है, मौर्य काल में राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी, और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तौसाली थी, उत्तरी क्षेत्र की तक्षशिला, पश्चिमी उज्जैन में, और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी सुवर्णगिरी। मौर्य प्रशासन की जानकारी का मुख्य जो स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका है, और अशोक के अभिलेखों से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो देखिए, मौर्य प्रशासन की बात करें, ठीक है, मौर्य प्रशासन देखते हैं तो इसमें स्रोत हैं इसके कौटिल्य, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख, रुद्रादमन का जूनागढ़ लेख, केंद्र, सम्राट, मंत्रिगण, मंत्रिपरिषद और अध्यक्ष, प्रांत में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल या कुमार, और प्रांत का अनुक्रम देखिए, मंडल यानी कमिश्नरियाँ, आहार, जिला, स्थानीय, 2 द्रोणमुख, खरवाटिक, संग्रहण और ग्राम, अमात्य या सचिव। तो इन्हीं को यूनानी लेखकों ने सभासद एवं निर्धारक कहा है। जो अमात्य उपता परीक्षण की परीक्षा का पास करता था वही मंत्री बनता था, और मंत्रिगण, मंत्रिपरिषद, मंत्रिगण आधुनिक कैबिनेट के समान परिषद थी। मंत्रिगण 4-5 सदस्यीय थी। इसके सदस्य युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित और सन्निधाता होते थे। मंत्रिगण कार्यों में सलाह देती थी, और मंत्रिपरिषद जो था वो मंत्रिगण से बड़ा होता था आकार में। ठीक है, यही अर्थशास्त्र की मंत्रिपरिषद और मेगस्थनीज की सुनेड्राई है। अब मौर्य प्रशासन की प्रकृति देखते हैं। यह भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन है जिसका जनक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त के काल को पुलिस राज्य कहा है, तो वहीं भंडारकर महोदय ने अशोक के शासन को राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। फिर केंद्रीय प्रशासन, तो मौर्य काल में प्रशासन मुख्य रूप से राजा के निहित था। प्रशासन के मुख्य अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थायिका, न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण होता था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है, और पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल की सभा का वर्णन मिलता है। इसमें देख लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एक टर्म पूछ देगा, एक नाम पूछ देगा, उनका कार्य आपको बताना होगा। तो शुरू करते हैं। पड़याध्यक्ष, ठीक है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, कृषि के अधीक्षक। ठीक है, सीता, ये भी एग्जाम में पूछा चुका है। अकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष। कोष्ठकाराध्यक्ष, कोष्ठगार का अध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूलने वाला।
ठीक है। सूत्राध्यक्ष वहीं कताई बुनाई विभाग का, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चरगाहों का अध्यक्ष और मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष माननीकृत भार व भार माप का प्रभारी, अश्वाध्यक्ष घोड़ों का अध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखागार, रथाध्यक्ष युद्ध रथों का अध्यक्ष, पदाध्यक्ष पैदल सेना का अध्यक्ष, पदाध्यक्ष व्यापार मूल्य निर्धारण राज्य द्वारा चलाई जाने वाली निर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के प्रभार का अधिकारी, रूपदर्शक सिक्कों का निरीक्षक, लवणाध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष, पत्नाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष बाजार का अधीक्षक और नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीताध्यक्ष का संबंध किससे है या फिर हस्ताध्यक्ष का संबंध किससे है। तो आप ये जो लिस्ट है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया इनका केंद्रीय प्रशासन। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो इसमें है मौर्य काल में प्रशासन में कुशलता के लिए साम्राज्य को आरंभ में 4 प्रांतों में बांटा गया था। बाद में अशोक के कार्यकाल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। यह प्रांत प्राची, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, राष्ट्र और कलिंग थे। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, कालंगी की तोसाली, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो प्रांतों पर प्रशासन के लिए कुमार को नियुक्त किया जाता था और यह कुमार राजवंश से संबंधित होते थे। प्रांतों को और आगे और भागों में जिले और ग्राम में इसके बाद बांटा गया था और ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। ठीक है, संग्रहण जो है ऐसे याद रखिएगा। संग्रहण अगर एग्जाम में पूछ देता है कि संग्रहण क्या है या फिर संग्रहण का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा 100 गांवों के समूह को। और सभी प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासन के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद है आपका नगर प्रशासन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नगर प्रशासन। तो मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। ठीक है, इसमें 6 समितियों का वर्णन किया गया है। उसके कार्य देखिए। प्रथम समिति उद्योगों का निरीक्षण करना, द्वितीय समिति क्षेत्र में आने वाले विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति में इसका कार्य जनगणना करना था, चतुर्थ समिति इसका कार्य व्यापार व वाणिज्य की व्यवस्था करना था, पंचम समिति इस समिति द्वारा विक्रय व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था की जाती थी और षष्ठ समिति है बिक्री इत्यादि की व्यवस्था। ठीक है, तो इंडिका में ही नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूहों द्वारा किया जाता था, जिसमें 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। आगे है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन देखिए, इसमें विभिन्न किस्म के मामलों के लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था थी। ग्राम न्यायालय सबसे निम्नतर न्यायालय था। इस न्यायालय में ग्राम का प्रधान गांव के बुजुर्गों द्वारा न्याय किया जाता था। और सैन्य प्रशासन में मौर्य काल में साम्राज्य के विस्तार का एक प्रमुख कारण उनकी संगठित और सुव्यवस्थित सेना थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना प्रमुख थी। सैन्य प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। और यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन सेना का वर्णन किया है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी और 800 रथ सवार सैनिक थे। तो इसमें भी देखिए 6 समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय समिति यातायात और रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की देखरेख, पंचम समिति गज सेना की और छठवीं समिति रथ सेना से संबंधित थी। फिर है गुप्तचर व्यवस्था, देखते हैं। तो संभवतः मौर्य काल में सर्वप्रथम गुप्तचरों को इतने बड़े स्तर पर नियुक्त किया गया। राज्य को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए गुप्तचरों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी और राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना ये सेना को देते थे। इस काल में स्त्रियां भी यह कार्य करती थीं। ठीक है, गुप्तचर
और इसमें संस्था और संचरा नाम की 2 गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थीं। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट काफ़ी इनका राज्य प्रशासन। इसके बारे में देखेंगे तो मौर्यों में पड़ नामक मुद्रा प्रचलन में थी और कर्मचारियों को इसी मुद्रा में वेतन दिया जाता था। इसमें मौर्य साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत था कृषि और अन्य भूमि करों से प्राप्त होने वाला राजस्व। मौर्य काल में दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, वज्र, सीता, प्रणय, हिरणी कुछ गांवों द्वारा इकट्ठे दिया जाने वाला कर, वर्तनी तथा पिंडकर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। इसमें कृषि योग्य भूमि पर कुल उत्पादन का 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी और ऐसे क्षेत्रों से 1/3 कर लिया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौर्यकालीन करों के प्रकार। ठीक है, तो देखिए प्रणय, संकट के समय लोगों से वसूले जाने वाला टैक्स। विष्टि क्या था? बधुआ मजदूरी। उत्संग, राजा को दिया गया उपहार। बलि, धार्मिक कर। हिरण्य, नगद कर। रज्जु, भूमि नाप के समय वसूल किया जाने वाला कर। चोर रज्जु, वॉचमैन कर। विविध, चराई कर। कौष्टयक, सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर कर। वर्तनी, आयात कर। अतिवाहिका, मार्गदर्शन कर। गुलमदेही, सैनिक की फीस। आयात कर आयातित वस्तु के मूल्य का 1/5 राजस्व के मूल्य के रूप में लिया जाता था। मूसिका कर, प्लेग के दौरान लगने वाला टैक्स इम्पॉर्टेंट है। राजस्व आय के नाम देख लीजिए, ये मूसिका कर तो एग्जाम में पूछा गया है, उसी तरह देखिए सीता भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आय के नाम। राजस्व आय के नाम: दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय। फिर राष्ट्र, जनपदों से प्राप्त आय। सेतु, फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय। ब्रज, पशुओं से प्राप्त आय। सीता, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। उदक भाग, सिंचाई कर है। हिरण्य जो है नगद राजस्व है। तो ये तो हमने देख लिया करों के प्रकार और राजस्व आय के नाम। एक और चीज़ बचती है, साम्राज्य का प्रशासन। तो देखिए 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहले तो राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिली और सुवर्णगिरी। तो इन सबका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में किया गया है और आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत से लेकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड हर स्थान पर इनके अभिलेखों की तरह इनके संदेश जो हैं वो उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये हमने पूरा बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में देख लिया मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे जो आपके अपकमिंग स्टेट पीसीएस, जैसे आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस हुआ, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आते हैं। ठीक है, तो उनको देखिए, बाकी आपको करंट अफेयर्स, एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।